Okay, so very good evening to all of you. फीलिंग फ्रेश? लग रहा है आपके पास देख के बहुत फ्रेश लग रहा है आप। भावेश के बस सर के बाल अगर नीचे बैठ जाए तो फ्रेश ही फ्रेश है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवीजन वाला था हमारा। वी रिवाइज्ड द चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 दैट वी हैव स्टडीड सो फार, करेक्ट? आज के सेशन में हम लोग कॉफी पोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट को पढ़ेंगे एंड फेमा एक्ट के जो एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज है वो देखेंगे। सो दो एक्ट के बारे में देखेंगे। अगर वक्त मिला तो हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्टार्ट करेंगे, वरना ये दो एक्ट कंप्लीट करेंगे। एक और चीज़, जो रेगुलेटरी एक्शन में आपको केस स्टडीज दिए थे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के, आई प्रिज्यूम एवरीवन हैज डन दैट। तो उसमें कोई केस स्टडीज और किसी में कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो मुझे बता देना, वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन टुडे, ठीक है? यस, चैप्टर का नाम और ये जो एडजुडिकेशन ऑफेंसेस पेनल्टीज में से ये जो एक्ट है कॉफी पोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। पहले एक्ट का टाइटल समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन? बचाना। कंजर्वेशन मतलब बचाना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 1974 का एक्ट है, सॉरी 1974 का एक्ट है। और इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट का मोटिव और ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना, बचाना। क्यों? बिकॉज 1974 में इंडिया वाज अ हाईली अनडेवलप्ड कंट्री। इंडियन करेंसी को अगर मजबूत बनाना है तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज को बढ़ाना जरूरी था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। तो फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना ये गवर्नमेंट की प्राथमिकता थी, प्रायोरिटी थी। और इसलिए उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो एक्ट भी था वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फेरा। एट द टाइम द एक्ट वाज फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और अगर आपने फीमा जब पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि फीमा से पहले जो फेरा था, फेरा वाज अ ड्रैकोनियन लॉ। फेरा में अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन किया तो उसको पहले मेंस रिया माना जाता था और जेल में डाला जाता था। तो गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज को इतना सीरियसली ले रही थी। ये जो एक्ट आया कॉफी पोसा, इस एक्ट में भी फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना और स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोकना, प्रिवेंट करना। जैसे स्मगलिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना, मुझे वो एक बॉलीवुड की कोई मूवी का सीन याद आता है जो उस जमाने में दाऊद इब्राहिम, ये जो आपने अगर मूवी देखी है दुआओं में याद रखो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो वो 1970s 80s के उस पीरियड का वो मूवी है जहाँ पे अक्सर मुंबई के थ्रू काफ़ी स्मगलिंग होता था। और काफ़ी लोग इंडिया से बाहर के देशों में, खास करके दुबई जाना चाहते थे कमाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और स्मगलिंग मुंबई के रास्ते काफ़ी होता था। स्मगलिंग किसी भी देश के अंदर होना मतलब उस देश की इकोनॉमी को हम कह सकते हैं खोखला बना देता है। रीजन बीइंग, स्मगलिंग में जो गुड्स दिए जाते हैं, जो गुड्स आते हैं वो विदाउट ड्यूटी आएंगे, और जो गुड्स भेजेंगे उसमें विदाउट टैक्स जाएगा। आज भी हम कहते हैं, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी जो हाईली अनडेवलप्ड कंट्रीज आज है जैसे नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, वहाँ उन देशों में अक्सर जो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज होते हैं वहाँ पर ये स्मगलर्स अपना हब बनाते हैं। उस जमाने में 70s में इंडिया वाज अ हब स्मगलिंग के लिए, और इसलिए स्मगलिंग को रोकना भी इस एक्ट के लाने के पीछे की प्राथमिकता थी। बट मेन फोकस वाज फॉर एक्सचेंज को कंजर्व करना और उसके फॉर एक्सचेंज फ्लोज को, गवर्नमेंट के देश के फॉर एक्सचेंज फ्लोज को बढ़ाना। बढ़ाना मतलब ऑगमेंट करना, ऑगमेंटेशन। तो इसलिए भी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है टू प्रोवाइड फॉर preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange. कंजर्वेशन तो पता है, ऑगमेंटेशन मतलब बढ़ाना। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? ये आप सब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर पुलिस वालों को लगे या गवर्नमेंट को लगे कि कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्रवाई कर सकता है जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसे वो गलत काम करे उससे पहले डिटेन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सेम थिंग यहां पर, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर रहा है,
स्मगल कर रहा है या फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन कर रहा है, या कोई व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज को, देश के फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज को नुकसान पहुंचाएगा, अगर ऐसा शक हुआ तो उस व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव और ये एक्ट आया। और एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड मतलब इस एक्ट के अंदर अधिकार दिया गया है, राइट दिया गया, पावर दिया गया। किसको? वो हम देखेंगे। पावर दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए हर उस व्यक्ति का जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज को गवर्नमेंट के क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। बिकॉज इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज को ऑगमेंट करना और उसे कंजर्व करना। अरे बोलो भाई, तो जो भी उसको कंजर्वेशन के लिए रेसिस्ट करेगा और ऑगमेंटेशन के खिलाफ काम करेगा उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन इस एक्ट के तहत पावर दिया गया। मुझे बोलो, समझ आए? सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोकना। थर्ड, एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ मतलब क्या? जो फॉरेन एक्सचेंज के कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन को लेकर है और स्मगलिंग एक्टिविटीज के प्रिवेंट करने को लेकर और भी कोई स्टेप्स लेने पड़े तो उसके तहत ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव रखा गया। मतलब इस एक्ट में जो दो चीजें हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज का कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एंड स्मगलिंग का प्रिवेंशन। क्लियर है? अब जब हम ये पढ़ रहे हैं एक्ट का ऑब्जेक्टिव, तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, कॉफेपोसा एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव ये रखा, हर वो व्यक्ति जो फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए रेसिस्ट करे या ऑगमेंटेशन के खिलाफ काम करे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन करना। व्हाट इज डिटेन? टेक इनटू कस्टडी। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब वो वायलेट करे उससे पहले उसको डिटेन कर देना। ये अधिकार इस एक्ट में दिया गया है। देखते हैं कैसे ये अधिकार दिया है। इस एक्ट में जो पहला सेक्शन दिया है, सेक्शन 3, उसका टाइटल आप देखो क्या दिया? पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन। अब मतलब वो पर्संस होंगे जो क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के खिलाफ काम करे या स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। अब जरूरी नहीं कि स्मगलिंग के लिए वो व्यक्ति खुद इन्वॉल्व है, वो किसी की मदद कर रहा है स्मगलिंग करने के लिए, या फिर जो व्यक्ति स्मगल कर रहा है उसे पता है बट उसका नाम वो सीक्रेट रख रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है बट उसे पता है स्मगलिंग कर रहा है बट फिर चुप है, पूछने पर तो भी व्यक्ति को दोषी माना गया है। हम जब इस सेक्शन 3 को पढ़ेंगे, पावर टू मेक ऑर्डर, कौन से व्यक्ति के खिलाफ ये डिटेंशन ऑर्डर आएगा? स्मगलिंग के अलावा डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी आएगा। तो क्या दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इफ satisfied with respect to any person to preventing him from acting in a manner prejudicial, that is, what is prejudicial? Harmful, against to the conservation or augmentation of foreign exchange। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन अ हार्मफुल मैनर एक्ट कर रहा है, किसके अगेंस्ट? कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम, विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब एक तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है या एक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है। सेकेंड एरो में विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम स्मगलिंग गुड्स, अबेटिंग द स्मगलिंग ऑफ गुड्स। अबेटिंग मतलब क्या? हेल्पिंग, टू असिस्ट, किसी की मदद करना स्मगलिंग करने के लिए। एंगेजिंग इन ट्रांसपोर्टिंग और कंसीलिंग और कीपिंग स्मगल गुड्स, समझ रहे ना? डीलिंग इन स्मगल गुड्स, हार्बरिंग पर्संस एंगेज इन 1 and 2 की जगह आप ए एंड बी लिखो, ए एंड बी अबो, ऊपर स्मगलिंग गुड्स एंड बी अबेटिंग द स्मगलिंग ऑफ गुड्स है ना। हार्बरिंग पता ना, छुपा ना सीक्रेट मेंटेन रखना, मैंने कहा ना छुपा के रखना उसका नाम, डिस्क्लोज ना करना। हार्बरिंग मतलब सीक्रेसी मेंटेन रखना। हार्बरिंग पर्संस एंगेज इन ए एंड बी अबव, उनके नाम पता होने के बावजूद भी छुपा के रखना, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होगा? प्रिवेंट किया जाएगा। मतलब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन कौन पर्संस है भैया? कोई भी व्यक्ति जो प्रेजुडिशियल मैनर में एक्ट कर रहा है या एक्ट कर सकता है इन कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन फॉर एक्सचेंज, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति जो प्रेजुडिशियल मैनर में एक्ट कर रहा है या एक्ट कर सकता है इन स्मगलिंग गुड्स, ऑगमेंटिंग ऑफ स्मगलिंग गुड्स, सॉरी अबेटिंग द स्मगलिंग गुड्स, then engaging in transporting or concealing of smuggled goods, number 4 dealing in smuggled goods, number 5 harboring person। मतलब 5 डिफरेंट कैटेगरी के पर्संस है जिसमें से 4 स्मगलिंग को लेकर है और एक फॉरेन एक्सचेंज के कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन को लेकर है। देखो यहां पर ये एक हुआ पर्सन acting in a manner prejudicial to preservation or augmentation of foreign exchange, person with a view to preventing him from smuggling goods, abating the smuggled goods, engaging in transporting, concealing of smuggled goods, dealing and harboring। सॉरी 6 ना, 6 डिफरेंट कैटेगरी के ये
पर्सन से जिनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर कौन सा ऑर्डर दे सकता है? मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग डिटेंशन, स्पेलिंग रेक्टिफाई करना, TION, TEN, डिटेंशन ऑफ सच पर्सन, मतलब उसको कस्टडी में लेने का ऑर्डर आ सकता है। अरे ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन 6 में से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है या होने वाला है या हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के पास राइट है। अरे बोलो ना, सिंपल है ना। बट एक्सेप्शन दिया है, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दो, अगर कोई व्यक्ति नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत इलीगल ट्रैफिक, ये भी तो स्मगलिंग हुआ ना, ड्रग्स, उसके अंदर इन्वॉल्व है, या कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कॉफे पोसा के तहत डिटेंशन ऑर्डर नहीं आएगा। सुनते सर ऐसा क्यों? ड्रग्स भी तो स्मगलिंग है। When there is a general law and there is a special law, the special law will override the general law. मतलब अगर हम स्मगलिंग की बात करें यहाँ पर, तो स्मगलिंग में हर तरह के गुड्स स्मगल का कॉफे पोसा में आएगा एक्सेप्ट ड्रग्स। हर तरह के गुड्स जो स्मगलिंग गुड्स लिखा है ना, तो इसमें गुड्स में हर तरह के गुड्स आएंगे एक्सेप्ट ड्रग्स, और इंडिया के किसी भी एरिया के अंदर आएगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अरे बोलो ना भाई, मतलब ये कॉफे पोसा हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए और नहीं एप्लीकेबल रेस्ट ऑल ऑफ इंडिया, प्लस उन गुड्स के लिए जो ड्रग्स को छोड़कर बाकी सारे गुड्स है उन्हीं को एप्लीकेबल है। ड्रग्स के लिए, नार्कोटिक ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इज दिस क्लियर? द ऑर्डर जो डिटेंशन है मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी फॉरवर्ड द सेम विद इन 10 days टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी। एक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट कैसे ऑर्डर पास करेगा? स्टेट को अपनी टीम होगी, जैसे गुजरात स्टेट में उनको गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को हिंट लगी कि भैया दीव दमन के रास्ते स्मगलिंग हो रहा है, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट उसका रिपोर्ट बनाएगा कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, और रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जाके उन पर्सन को डिटेन करेगी। लॉजिक समझना है सबको? एज पर आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22 ये क्या कहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर है, और वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप डिटेन करने जा रहे हो तो आपको उसको डिटेन करने के पीछे का कारण बताना बहुत जरूरी है। विदाउट रीजन आप उसे डिटेन नहीं कर सकते। तो क्या दिया? द कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच ऑर्डर हैज बीन मेड एज सुन एज पॉसिबल मे बी आफ्टर द डिटेंशन नॉट लेटर देन 5 days and within 15 days in case of exceptional circumstances। मतलब नॉर्मली उसको डिटेन करने के 5 दिनों में उसको इन्फॉर्म करना है किस आधार पर, किस बुनियाद पर, किस सेक्शन के तहत, किस प्रोविजन के तहत उसको डिटेन किया गया। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में उसको 5 की जगह 15 दिन में इन्फॉर्म कर सकते हो। नॉर्मली 5 days। एनीथिंग डिफिकल्ट यू फाइंड इन दिस? नो सर। बोलो। सेक्शन 3 का जो डिस्कशन अगर हम सम अप करें, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर, अगर कोई व्यक्ति कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के खिलाफ काम कर रहा है या कर सकता है, या कोई व्यक्ति स्मगलिंग कर रहा है गुड्स का, या स्मगलिंग गुड्स करने के लिए अबेट कर रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन और कंसीलिंग स्मगल गुड्स कर रहा है, या डीलिंग इन स्मगल गुड्स कर रहा है, या हार्बरिंग कर रहा है पर्सन्स हु आर स्मगलिंग गुड्स और अबेटिंग स्मगलिंग गुड्स, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किया जा सकता है। और जब भी डिटेंशन ऑर्डर जारी किया जाएगा, वो डिटेंशन ऑर्डर अगर स्टेट गवर्नमेंट से आता है तो उसकी कॉपी डिटेंशन ऑर्डर की 10 दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी। जो भी डिटेंशन ऑर्डर के तहत व्यक्ति डिटेन किया जाएगा, उस व्यक्ति को डिटेन करने के 5 दिनों में आपको इन्फॉर्म करना है ऑन ऑड ग्राउंड से हैज बीन डिटेन। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस उसको 15 दिन में इन्फॉर्म करना है। क्लियर है? क्या दिया नीचे पढ़ो। अ डिटेंशन ऑर्डर में बी एग्जीक्यूटेड एनी प्लेस इंडिया अंडर सेक्शन 4 एक्सेप्ट कौन सा प्लेस आपको पता है? जो वो भी किसके लिए? ड्रग्स के लिए। ओनली फॉर नार्कोटिक ड्रग्स, समझना, नार्कोटिक ड्रग्स। बाकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स नहीं, कोई और है स्मगलिंग, तो वो अलाउ होगा, वो इंक्लूड होगा ना, इसलिए दिया एट एनी प्लेस। वो पढ़ो ना एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स। फिर तुम सर ए में और बी में क्या फर्क है? ए जो ऑर्डर था डिटेंशन का, उसमें और बी में क्या फर्क है? देखो, आप सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 अभी रिसेंटली निकला है, करेक्ट? बट 1974 में ऐसा नहीं था।
तो जम्मू एंड कश्मीर के अपने खुद कायदे कानून थे। तो जो नार्कोटिक ड्रग्स फर्स्ट वाला था 1988 वाला एक्ट जो बना था नार्कोटिक ड्रग्स को लेकर, वो रेस्ट ऑफ इंडिया को लेकर फर्स्ट वाला एक्ट था और जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेकंड वाला एक्ट था। इन शॉर्ट आपको ये समझना है, नार्कोटिक ड्रग्स को लेकर अगर स्मगलिंग हो रहा है तो वो सिर्फ कॉफे पोसा में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ कॉफे पोसा के अंदर आएगा, फिर वो जम्मू एंड कश्मीर भी क्यों ना हो। अरे बोलो ना, मतलब अगर आप कुछ POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर, तो वहां से कुछ गुड्स इंडिया में स्मगल कर रहे हो, वहां से कुछ गुड्स इंडिया में स्मगल कर रहे हो, ड्रग्स नहीं कोई और गुड्स है, तो ऐसे केस में वो इस एक्ट में आएगा। अरे बोलो ना, इसलिए दिया है अ डिटेंशन ऑर्डर में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस। एग्जीक्यूटिव मतलब किसी व्यक्ति को डिटेन किसी भी जगह पे किया जाएगा इंडिया में, एग्जीक्यूटिव मतलब उसको अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी जगह से अंडर सेक्शन 4। पावर टू रेगुलेट प्लेस and conditions of detention and removing the person detained from one place of detention to another shall be specified by appropriate government who pass the order of detention। appropriate government क्यों दिया है? Because you all know, you have studied this under setting up of business units SBC में appropriate government का definition क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस और क्राइम किया है और वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के टेरिटरी में किया है तो उसके लिए appropriate government कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। बट जब वो एक से ज्यादा स्टेट में हुआ है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज अ टर्म कॉमन यूज्ड आइदर फॉर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द ऑफेंस और बेस्ड ऑन द वी कैन से जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑफेंस, बेस्ड ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफेंस। तो उन्होंने कहा है कि भैया जो भी इस व्यक्ति के डिटेन करने के लिए एक जगह से उसको दूसरी जगह शिफ्ट भी करना है तो उसका फैसला कौन लेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगा। मतलब जिसने ऑर्डर जारी किया था डिटेंशन का वो गवर्नमेंट लेगा, नया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इफ अ पर्सन इज डिटेन फॉर 2 or more ग्राउंड्स, मतलब क्या? वो स्मगलिंग के लिए भी डिटेन किया गया और फॉर एक्सचेंज के कंजर्वेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी डिटेन किया गया। 2 ग्राउंड्स ना, स्मगलिंग भी कर रहा था, फॉर एक्सचेंज का कंजर्वेशन के अगेंस्ट भी काम कर रहा था, डिटेन ऑन 2 ग्राउंड्स। और बाद में पता चला नहीं उसने फॉर एक्सचेंज का वायलेशन नहीं किया, कंजर्वेशन फॉर एक्सचेंज का उसने ब्रीच नहीं किया। तो क्या दिया? इफ अ पर्सन इज डिटेन फॉर 2 or more ग्राउंड्स एंड इफ वन ऑफ द ग्राउंड्स इज इनवैलिड द डिटेंशन ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव एज ईच ग्राउंड ऑफ डिटेंशन इज सेपरेट। आप ये नहीं बोल सकते चलो फॉर एक्सचेंज के तहत डिटेंशन आप साबित नहीं कर पाए तो मुझे रिलीज कर दो, नहीं, वो किसी सेकंड जो है स्मगलिंग उसके लिए अभी भी लायबल है। ये उन 3 नोट्स का मतलब है जो सेक्शन 3 के कंटेक्स्ट में दिए और उन नोट्स का सेक्शन भी वहां पर दिया 4, 5, 5A। सेक्शन 3 के ऊपर डिपेंडेंट सेक्शन है नहीं, 4, 5 एंड 5A। मेन सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3। इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है, आता है इनफैक्ट, कि क्या पावर है डिटेंशन का। इतना सिंपल है, 1 मिनट दे रहा हूं। सेक्शन 3 इन सेक्शन 3 के कंटेक्स्ट में 4, 5, 5A देख लो। कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे प्लीज। नंदिनी इज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल, कोई डाउट है तो पूछो। बोलो ना, क्या कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्सेप्शन में मैंने एक लाइन में कहा है कॉफे पोसा एक्ट ये नार्कोटिक ड्रग्स के स्मगलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ जनरल लॉ एंड देयर इज अ स्पेशल लॉ, द स्पेशल लॉ विल ओवरराइड द जनरल लॉ। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया या ड्रग्स की स्मगलिंग कर सकता है ये पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर कॉफे पोसा के तहत आएगा क्या? नहीं, वो नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत आएगा। तुमने ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो पनिशमेंट है वो अलग है। सेम थिंग यहाँ पर दिया उन्होंने। ये तो ठीक है। हाँ, फिर जो जम्मू एंड कश्मीर वाला बोला ना आपने, हाँ, जो आपने डिटेंशन ऑर्डर मेरी एग्जीक्यूटिव एट ए प्लेस। अरे भाई तू एक सेकंड, तुम 2 चीज़ों को मिक्स मत करो। क्या होता है तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम आधा दिमाग क्लास के बाहर छोड़ के आए होगे। मैंने इतना सिंपल लाइन में कहा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में अगर तुम जाते हो तो
ये जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट है, ये 1988 में आया, ये दोनों एक्ट 1988 के हैं। तो उस वक्त जब ये एक्ट बना था 1988 में, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 थी, आर्टिकल 371 था। तो अब ऐसे केस में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक्ट जो बना था नार्कोटिक ड्रग्स का, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग बना था और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग बना था, इसलिए ये 2 एक्ट लिए, वरना तो वो एक ही होता ना नार्कोटिक ड्रग्स। तो एक चीज क्लियर है कि ड्रग्स के लिए फिर वो कहीं पर भी हो इंडिया में, नार्कोटिक ड्रग्स इंडिया में कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति को कॉफे पोसा के तहत डिटेन नहीं कर सकते जो ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहा है। बट अगर नार्कोटिक ड्रग्स को छोड़कर कोई और स्मगलिंग कर रहा है, मैंने एग्जांपल दिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, वहां से वो गुड्स इंडिया में लेके आ रहा है, कोई और गुड्स, मान लो खिलौने लेके आ रहा है स्मगलिंग, उसके अंदर उसने कुछ मान लो बम का सामान रखा हुआ है, तो ऐसे केस में वो ड्रग्स की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं, इट इज आर्म्स एंड एमिनेशन, तो वो डिटेन हो सकता है कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, बिकॉज वो ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं है। तो ड्रग्स को छोड़कर बाकी कोई भी गुड्स है जो स्मगलिंग किए जा रहे हैं, फिर वो जम्मू एंड कश्मीर एरिया से क्यों ना हो, दो लॉ सेज डिटेंशन ऑर्डर मे बी एग्जीक्यूटेड अरेस्टेड दैट पर्सन एट एनी प्लेस जस्ट बिकॉज। इसका मतलब समझो, मनाली ने ड्रग्स का स्मगलिंग महाराष्ट्र से किया है, मुंबई से एग्जाम्पल ले रहा हूं, एंड मनाली मान लो सिक्किम में है, किधर है, अब मनाली के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पता चला है, उन्होंने इसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। अब ऐसे केस में मनाली के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकला है, मनाली को सिक्किम से डिटेन कर सकते हैं। द डिटेंशन ऑर्डर में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। एक बार डिटेंशन ऑर्डर आ गया एग्जीक्यूटिव में, उस व्यक्ति को किसी भी जगह से हम अरेस्ट कर सकते हैं इंडिया के। क्लियर है? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? बिल्कुल भी मेरे हिसाब से अगर आप सेक्शन 3 को समअप करोगे तो मैंने कहा सेक्शन 3 में इंपॉर्टेंट ये है, वो कौन पर्सन्स है, कौन से 6 कैटेगरी के पर्सन्स है जो जिनके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर आ सकता है, और जो डिटेंशन ऑर्डर आएगा उसके तहत उसको कितने दिन में इन्फॉर्म करना है डिटेन करने के बाद, 5 days एंड एक्सेप्शनल केसेस में 15 days। ये 2 चीजें याद रखना है आपको। बाकी आई से रेस्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, नार्कोटिक ड्रग्स इसमें आता नहीं है। अगर सेक्शन 3 पर क्वेश्चन आता तो ये 2 चीजें भूलना नहीं लिखने के लिए। बढ़ो आगे। अब हम कह रहे हैं मान लो जिस व्यक्ति को डिटेन करना था, डिटेंशन ऑर्डर निकल गया एक व्यक्ति के खिलाफ कि भैया इसको डिटेन करो, ये कॉफे पोसा के तहत इसका डिटेंशन जरूरी है, ही इज डूइंग स्मगलिंग गुड्स, ही इज स्मगलिंग गुड्स और इज अबेटिंग स्मगलिंग गुड्स, डिटेंशन ऑर्डर निकल गया। बट ऐसे व्यक्ति जब उसे पता चला, विक्रम जैसा व्यक्ति, कि उसे पता चला उसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकला है, वो फरार हो गया, भाग गया, वो अंडरग्राउंड एब्सकॉन्डेड, नेपाल भाग गया। अब ऐसे केस में कानून कहता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकला है, उस व्यक्ति का अगर वो एब्सकॉन्डिंग है तो उस व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टीज है, क्या उनको डिटेन करने का राइट है, बिकॉज प्रॉपर्टीज अब तो हाथ में आ जाता है। जैसे दाऊद इब्राहिम इंडिया से भाग गया था, तो दाऊद की मुंबई की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो गवर्नमेंट ने डिटेन कर ली थी, जब्त की थी। अगला सेक्शन 7 क्या कहता है, पावर्स इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्सन्स, जो पर्सन जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकला है और वो भागा हुआ है। क्या दिया, पढ़ो ना। If a person in respect of whom a detention order has been made has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, उसे अरेस्ट ना कर सके, the appropriate government may make a report in writing of the fact to the magistrate of first class where the said person resides, जहाँ पे वो नॉर्मल रहता था। The provisions of CRPC shall apply in respect of the said person and his property, comma, the offence shall be cognizable, मतलब person can be arrested without warrant। समझ लेना। प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब आप सबको पता है सीआरपीसी में पढ़ा है कि भैया पहले प्रॉपर्टीज को डिटेन किया जाएगा। अरे बोलो ना भाई। साथ ही साथ सेकंड और में कह दिया, अब वो पर्सन भागा हुआ है ना, तो उस व्यक्ति के खिलाफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपने क्या लिया, ऑर्डर लिया उसकी प्रॉपर्टीज के खिलाफ, एंड उसका ऑफेंस क्या बनाया, इट इज कॉग्निजेबल, मतलब विदाउट वारंट है। साथ ही साथ कोर्ट उस व्यक्ति को अपीयर होने के लिए डायरेक्ट द सेड पर्सन टू अपीयर बिफोर सच ऑफिसर एट सच प्लेस विद इन सच पीरियड स्पेसिफाइड, इफ फेल्स टू comply with or unless proves that it was not possible for him to comply, punish with imprisonment for term which may extend to 1 year or fine or both। फिर ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की जेल हो सकती है। क्यों? सुनो, डिटेंशन ऑर्डर का जो पीरियड है उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 ईयर और फाइन और बोथ अप टू 1 ईयर।
क्यों? बिकॉज उसने डिटेंशन ऑर्डर आने के बावजूद भी उसने क्या किया है, अपने आप को सरेंडर नहीं किया, ही एब्सकॉन्डेड। तो अगर उसने अपियर नहीं किया ऑफिसर के सामने दिए हुए पीरियड के अंदर, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एडिशनल ये पनिशमेंट है ना, कंपाउंडेबल है, वी अंडरस्टैंड। अब वहां पे दिया है अनलेस प्रूव्स दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंप्लाई। मतलब क्या, मान लो एडमिट था हॉस्पिटल में, एनीथिंग कैन हैपन ना, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, ही वाज नॉट वेल, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोमा में था, तो अगर वो प्रूव हो गया कि भैया उसको उस वक्त प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे केस में उसको ये सजा नहीं होगी। बट इट इज इफ इट इज नॉट इफ ही कैन नॉट प्रूव दैट, देन उसको ये एडिशनल इंप्रिजनमेंट होगा, एडिशनल सजा जो भी वो लगाई जाएगी। क्लियर? सेक्शन 7 and 3 रेड टुगेदर। सेक्शन 3 के तहत जिसके खिलाफ भी डिटेंशन ऑर्डर आया है, वो अगर एब्सकॉन्ड हो जाता है, तो सेक्शन 7 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। सिंपल है, पक्का, लॉक कर दूं? यस सर। आगे सेक्शन 8। अब ये क्या है समझना पहले। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम था, क्या था? उस व्यक्ति को डिटेन करना, डिटेंशन ऑर्डर निकाला, डिटेन करना, डिटेंशन करने के 5 दिन में उसको इन्फॉर्म करना तुम्हें किस ग्राउंड्स पर डिटेन किया, एक्सेप्शनल केसेस में 15 दिन में इन्फॉर्म करना। अब डिटेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? डिटेन हो गया तो द लॉ सेज जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसका डिटेंशन सही है या नहीं, उसको डिटेन बनाए रखना है या उसको रिलीज करना है, यह फैसला जिन्होंने डिटेंशन ऑर्डर निकाला था वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं लेगा, बिकॉज अपना ही फैसला खुद लेके तो वो बायस्ड होगा। तो जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसके डिटेंशन होने के लगभग, वो द लॉ सेज विद इन द टाइम पीरियड गिवन और देयर इज समथिंग विद इन 5 वीक्स, तो उसको डिटेन करने के 5 हफ्तों में, मतलब 35 डेज में, उसको डिटेन करने के लगभग 35 डेज में, करेक्ट ना, उसको डिटेन करने के 5 दिनों में उसको इन्फॉर्म किया है, और उसको 35 डेज के अंदर इन्फॉर्म किसको करना है, एडवाइजरी बोर्ड को उस पर्टिकुलर डिटेंशन ऑर्डर के तहत जानकारी देनी है। ये एडवाइजरी बोर्ड कौन होगा? ये एडवाइजरी बोर्ड जो मिलेगा, वो एडवाइजरी बोर्ड फैसला लेगा कि ये डिटेंशन जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। एडवाइजरी बोर्ड का जो फैसला है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। एडवाइजरी बोर्ड के फैसले मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। एडवाइजरी बोर्ड में कम से कम 3 लोग होंगे, तो तीनों में से जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। अब एडवाइजरी बोर्ड अपना फैसला लेके किसको देगा? अगेन उन गवर्नमेंट को देगा कि हमारे हिसाब से डिटेंशन होना चाहिए, हमारे हिसाब से डिटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर उनका डिटेंशन नहीं होना चाहिए तो उसको तुरंत रिलीज किया जाएगा। अगर उनका डिटेंशन वैलिड है तो उसका डिटेंशन कंटिन्यू किया जाएगा। इन शॉर्ट, एडवाइजरी बोर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है? उस डिटेंशन को लेकर उस डिटेंशन को कंटिन्यू रखना है या उसे रिलीज करना है, ये फैसला एडवाइजरी बोर्ड लेगा। तो दैट इज सेक्शन 8 जिसको लेकर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एडवाइजरी बोर्ड अंडर कॉफेपोसा? दे प्ले अहम रोल ना, इंपॉर्टेंट रोल है उनका। पढ़ो क्या दिया है, चेयरमैन एंड 2 अदर पर्संस परस्यूइंग द क्वालिफिकेशन, मतलब कितने लोग होंगे? 3 लोग, टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये एडवाइजरी बोर्ड। रेफरेंस टू दी, उधर ऐड करना, टू दी ऊपर ऐड करना एडवाइजरी बोर्ड, और बाय टू द एडवाइजरी बोर्ड बाय लिखना, मतलब फिर क्या, टू द एडवाइजरी बोर्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समझ रहे क्या? रेफरेंस टू द एडवाइजरी बोर्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एडवाइजरी बोर्ड को रेफर कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। विद इन 5 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन ऑर्डर, उसको डिटेन करने के बाद 5 हफ्तों में, डिटेन करने के बाद 5 हफ्तों में उसे रेफर करना है एडवाइजरी बोर्ड को। एडवाइजरी बोर्ड शैल आफ्टर कंसीडरिंग द रेफरेंस एंड मटेरियल्स, मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी, placed before it and after calling for such further information as it may deem necessary and if required after hearing from the person concerned if any, उससे opportunity being heard देने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो prepare its report within 11 weeks from the date of detention of the person। 11 weeks मतलब कितना? 77 days। सब लोग हैं ना भाई? 5 हफ्तों में उसको रेफर करना है और डिटेन करने के 77 डेज के अंदर उनका रिपोर्ट आना चाहिए। मतलब 35 में से 77 में से 35 लेस करेंगे तो कितना दिन हुआ? 37 में से 35 लेस किया तो 37 हो, 42 डेज। 42 डेज मतलब उन्हें कितना वक्त मिल रहा है? 6 हफ्ता। 6 हफ्ता मिल रहा है ना, 5 हफ्ते में उनको रेफर करना है, 6 वीक्स में उन्हें अपना फैसला लेना है। समझ रहे हैं सबको?
मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी डीम्ड टू बी द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड. मेजोरिटी मेंबर्स का जो ओपिनियन है वही बोर्ड का ओपिनियन माना जाएगा. द पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी अपीयर बाय लीगल प्रैक्टिशनर. उसको अगर हियरिंग करना है तो खुद हियर करना है, उसका लॉयर वगैरह कोई प्रेजेंट नहीं रह सकता है. एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड एंड रिपोर्ट शैल बी कॉन्फिडेंशियल. Where the advisory board has reported there is in its opinion sufficient cause exists for detention, appropriate government may confirm the detention order, continue the detention of the person concerned for such period as it think fit. Second argument does not exist. मतलब in its opinion sufficient cause does not exist. Revoke the detention order, the person to be released forthwith. Forthwith मतलब immediately. अगर आपको सेक्शन 3 और 7 का लिंक समझा है तो सेक्शन 8 बहुत सिंपल है. मैं अगेन को जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए जिसमें क्वेश्चन पूछे वो सेक्शन 3 पर पूछा है, सेक्शन 8 पर पूछा है. सेक्शन 3 एंड 8 दोनों पर सवाल पूछे हुए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट. और सेक्शन 4, 5, 5A वो जो डिपेंडेंट थे सेक्शन 3 पर वो हमने देख ली, सिंपल है. बढ़ो आगे. ये जो अगला सेक्शन 9 है ना वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पीरियड का है. क्या दिया पढ़ो उधर. Cases in which and circumstances of which persons may be detained for periods longer than 3 months without obtaining the opinion of the advisory board. मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए. ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं 1999 के अंदर डिसाइड हुआ. कॉफी पोसा 1974 में आया. 1974 से 1999 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करते थे वही डिटेन करते थे, वही सब करते थे. अब पढ़ो ना. केसेस इन विच एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच पर्सन्स मे बी डिटेन फॉर पीरियड्स लॉन्गर देन 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. इससे हम ये भी समझते हैं कि भाई जो पर्सन डिटेन हुआ है वो 3 महीने तक रह सकता है. सेक्शन 9 के तहत जब उस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है फॉर सच पीरियड एज थिंग, फिर कितना होगा मैक्सिमम 3 months. अब नीचे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल 22 में आपने पढ़ा है 3 महीने तक, और उसको बढ़ा सकते हैं आगे फिर और 3 महीने तक. एनीवेज क्या दिया नीचे पढ़ो. इफ अ पर्सन डिटेन्ड बाय एन ऑर्डर मेड बिफोर 31st July 1999 with a view to preventing him from smuggling goods, abating the smuggling of goods or engaging in transporting or concealing of smuggled goods through any area highly vulnerable to smuggling. जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम में नथुला पास, सिक्किम का नथुला पास, इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो गवर्नमेंट ने पहले से हाईली वल्नरेबल रिस्की एरियाज, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हाईली वल्नरेबल डिक्लेयर किया स्मगलिंग वाले एरियाज है ये. अगर किसी व्यक्ति को उन हाईली वल्नरेबल एरियाज के तहत वहां से डिटेन किया गया था स्मगलिंग करने, उस हाईली वल्नरेबल एरियाज के अंदर स्मगलिंग करने के लिए डिटेन किया गया था 31 जुलाई 1990 के पहले के ऑर्डर से, he may be detained without obtaining the opinion of an advisory board for a period longer than 3 months but not exceeding 6 months from the date of his detention. A declaration for the above detention shall be filed within 5 weeks of the detention. What we understand from this? Please understand, highly vulnerable to smuggling areas, highly vulnerable to smuggling. हर एरिया नहीं, वो एरिया जो हाईली वल्नरेबल टू स्मगलिंग है, जैसे वो कहते हैं कच्छ का एरिया, कच्छ आपने आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, जैसलमेर कच्छ वो एरिया है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लग करे, या पंजाब का जो कुछ बॉर्डर को लग करे, तो ऐसे कुछ हाईली वल्नरेबल एरिया ऑफ स्मगलिंग है. उन एरिया से किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया था और उसके खिलाफ ऑर्डर 31 जुलाई 1999 से पहले आया था तो ही, मतलब बाद में अगर हुआ तो ऊपर का ही सेक्शन एप्लीकेबल है. फिर हाईली वल्नरेबल एरियाज के लिए भी ऊपर का सेक्शन एप्लीकेबल है. अगर वो 31 जुलाई 1999 के पहले का ऑर्डर था डिटेंशन का, ऐसे केस में उसको 3 महीने से ज्यादा पीरियड रख सकते हैं. मतलब ये आज के डेट में ये सेक्शन 9 रिडंडेंट है, इसलिए सेक्शन 9 पर लेकर सवाल आएगा नहीं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉफेपोसा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. लॉजिकल माइंड क्या कह रहा है भाई, इसको लेकर आप सवाल पूछ के मतलब ही नहीं, रिडंडेंट है ये. अरे ये सुनो, बट ये नॉलेज के लिए हमारा जरूरी है. क्लियर है? बढ़ू में आगे. नोट में जो दिया है, इफ अ पर्सन अबेट्स मतलब हेल्प स्मगलिंग देन अ डिक्लेरेशन फॉर दैट शैल बी फाइल्ड विद इन 4 weeks एंड 4 months एंड 2 weeks. ऊपर दिया था ना डिक्लेरेशन 5 week में देना है. अगर वो स्मगलिंग के लिए मदद कर रहा है तो 5 week की जगह 4 महीने 2 हफ्ते में देना है. अगर वो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग और कंसीलिंग में इन्वॉल्व है तो डिक्लेरेशन 5 महीने एंड 3 week में देना है. क्या करना है हमको? रिडंडेंट सेक्शन 5 months है उधर, प्लीज मेक इट मंथ्स, मॉट्स नहीं. समझा सबको? बट इट इज रिडंडेंट सेक्शन 9. बढ़ू में आगे.
maximum period of detention. In case a person is detained while smuggling goods, abetting the smuggled goods, engages in transporting or concealing or keeping smuggled goods that are any area highly vulnerable to smuggling, minimum 2 years and maximum specified period. स्पेसिफाइड पीरियड क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में. स्पेसिफाइड पीरियड मतलब नहीं, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब आपको पता है इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था 1971 से 75. कॉफी पोसा 74 में आया था, समझ रहे? तो इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी के वक्त जो भी पीरियड था वो इमरजेंसी का पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड था, उसमें ये टाइम लिमिट वाला 2 साल वगैरह एप्लीकेबल नहीं था. मतलब अगर इमरजेंसी के उस पीरियड को हम छोड़ दे तो एक व्यक्ति को जब डिटेन किया जाएगा ABC कैटेगरी में, ABC कैटेगरी है, हमने 6 कैटेगरीज पढ़े थे सेक्शन 3 में. सेक्शन 3 के सारे 6 कैटेगरीज नहीं है यहाँ पर. सेक्शन 3 में 6 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़े थे जहां पे एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है. उस 6 में से 3 ही कैटेगरीज यहाँ पर, और वो भी हाईली वल्नरेबल टू स्मगलिंग एरियाज, हाईली वल्नरेबल टू स्मगलिंग. उस केस में एक व्यक्ति को डिटेन किया गया तो मिनिमम 2 इयर्स के लिए डिटेन किया जाना चाहिए और मैक्सिमम स्पेसिफाइड पीरियड. स्पेसिफाइड पीरियड नीचे पढ़ो ना, मींस द पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड 3 दिसंबर 1971 टू 25 जून 1975. ये उस वक्त का स्पेसिफाइड पीरियड. मतलब आज 2022 में अगर किसी को डिटेन किया गया तो कितने पीरियड होगा? 2 साल, बिकॉज ये स्पेसिफाइड पीरियड वाला एप्लीकेबल नहीं ना वहां पे. इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया था उस वक्त हम इमरजेंसी को लेकर कॉफी पोसा के प्रोविजंस भी अलग है. हम देखेंगे इमरजेंसी के वक्त के कानून गवर्नमेंट ने सारे स्ट्रिक्ट कर दिए. ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि भैया उसको डिटेन करने के बाद आपको 5 दिनों में इन्फॉर्म करना है, फिर वो 5 हफ्तों में आपको रेफर करना है एडवाइजरी बोर्ड को, फिर उनका फैसला आएगा 6 वीक्स में. ये जो प्रोसेस है ये इमरजेंसी के दौरान कुछ नहीं था, सीधा अरेस्ट जेल में, कोई सवाल नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई नहीं. ऐसा हम आगे पढ़ेंगे. हुक्म चाहे हो गया था ना उस वक्त, बट उसको लेकर स्पेशल इमरजेंसी प्रोविजन से हो. बट अभी अगर मैं सेक्शन 10 के फर्स्ट पार्ट को पढ़ूं तो ABC के केस में एक व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है 2 साल के लिए. नीचे इन केस डिटेंशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर एरिया, एनी हाईली वल्नरेबल छोड़कर कोई और एरिया है, मिनिमम 1 ईयर. मैक्सिमम तो देखने की जरूरत ही नहीं, समझना. मैक्सिमम क्यों देखना नहीं है? बिकॉज मैक्सिमम आज रिडंडेंट है. मतलब हाईली वल्नरेबल एरिया के अंदर स्मगलिंग करते हुए डिटेन किया गया तो 2 साल के लिए, हाईली वल्नरेबल एरिया को छोड़ के किसी और एरिया में है तो 1 साल के लिए. क्लियर है? एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन, जो डिटेंशन पीरियड है एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डिटेंशन ऑर्डर मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉफी पोसा अमेंडमेंट एक्ट 1976. अमेंडमेंट आया था ना इमरजेंसी के बाद. तो इमरजेंसी जो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? 1976 के पहले, मतलब इमरजेंसी के पीरियड. इमरजेंसी को हमने, ये जो इमरजेंसी के लिए गवर्नमेंट ने कोई टाइम लिमिट नहीं करा था. इमरजेंसी को अगर तुम डिटेन किए गए 1 साल 2 साल नहीं, जब तक गवर्नमेंट की मर्जी तब तक. इसलिए ये लॉ मेकर्स कौन है? गवर्नमेंट. ये लॉ बनाया किसने? गवर्नमेंट ने. तो उन्होंने अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से रखा भाई 1976 के पहले होगा वहां पर हमको एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, 1976 के बाद एक्सटेंशन मिलेगा नहीं. क्या है वो हम देखेंगे. सेक्शन 11, अ डिटेंशन ऑर्डर मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड, एनी टाइम बी विड्रॉन और मॉडिफाइड बाय state government or by central government in case detention order has been made by officer of state government and in other cases by the central government. Person against whom detention order has been revoked can be detained again under section. What we understand? Highly vulnerable area 2 साल detention, other area 1 साल detention. Detention मान लो उसको बाद में क्या किया गया? रिवोक किया गया, 7 महीने में रिलीज किया, वापस डिटेन हो सकता है. मतलब एक बार तलवार लटक गई कभी भी डिटेन कर सकते. ये एक तरह का हम कह सकते ब्लैकमेलिंग था. ये हम पढ़ेंगे आगे. और ये एक्चुअली इसका बहुत मिसयूज किया इंदिरा गांधी जी ने, बहुत ज्यादा उन्होंने मिसयूज किया इस पर्टिकुलर कानून का, कॉफी पोसा का. बट अगर मैं सेक्शन 11 को पढ़ूं, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड सेक्शन 11 कंटेक्स्ट, वो आज एप्लीकेबल है. एक व्यक्ति को जिसको डिटेन किया गया है उसका डिटेंशन हाईली वल्नरेबल एरियाज के तहत 2 साल के लिए हो सकता है, बट 2 साल के अंदर कभी भी रिवोक हो सकता है.
रिवोक होने के बाद वापस कभी भी डिटेन हो सकते हो, कभी भी डिटेन हो सकता है। अरे यस और नो? हाँ, बट आप एक समझना, चलो ठीक है हम आगे वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बट आगे टेम्पररी रिलीज ऑफ पर्सन्स डिटेन, भाई जिसको डिटेन किया है उसके घर में माँ बहन भाई बहन कोई चल बसा, रिश्तेदार कोई चल बसा, पेरोल पे होते हैं ना, पेरोल पे बाहर निकलते हैं, ये तबीयत खराब है कुछ खराब है, तो भैया उसको इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ रिलीज मिलना चाहिए उसके लिए। टेम्पररी रिलीज ऑफ पर्सन्स डिटेन क्या दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम डायरेक्ट एनी पर्सन डिटेन्ड बी रिलीज्ड फॉर एनी specified period either without conditions or upon specified condition and may at any time cancel his release. The state government or central government may require such person to enter into a bond with sureties for due observance of the conditions. मतलब बेल के लिए बॉन्ड देना पड़ेगा जो उसको रिलीज किया जा रहा है। Person released shall surrender himself at the time and place and to authority specified in the order directing his release or cancel his release as the case may be. जब उसको रिलीज किया है उसको वापस सरेंडर भी करना पड़ेगा, नहीं किया तो आगे पनिशमेंट है। हर एक को if such person without sufficient cause fails to surrender himself without sufficient cause, जैसे मैंने कहा सरेंडर किया मतलब उसको रिलीज किया गया था, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती, तो वो सफिशिएंट कॉज है। बट वो कहता है इफ अ पर्सन विदाउट सफिशिएंट कॉज फेल्स टू सरेंडर हिमसेल्फ ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, बड़ा दी सदा। If any person released under fails to fulfill any of the conditions imposed, the bond shall be declared to be forfeited, पैसा जब्त, and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof. जमानत की पेपर जिसने साइन किया है वो पैसे भरेगा। अरे बोलो भाई। तो सेक्शन 12 टेम्पररी रिलीज मैंने कहा जनरली उससे बॉन्ड लेकर रिलीज किया जाएगा, रिलीज करने के बाद जो पीरियड के अंदर उसको वापस सरेंडर करना है, नहीं किया सरेंडर तो ऐसे केस में उसका बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा और उसको सजा 2 साल तक की या फाइन और बोथ होगा, और जिसने बॉन्ड साइन किया था उससे पेनल्टी रिकवर की जाएगी। सेक्शन 12 तक मैं आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ, देख लो अभी तक कॉफी पोसा के प्रोविजन जो पढ़े उसमें कहीं पर कोई डाउट है तो 5 मिनट बोल रहा हूँ, आप 2 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट से। मैं अगेन कह रहा हूँ बहुत सिंप्लीफाई करके हम पढ़ रहे हैं, जब आप मॉडल देखोगे आप बोलोगे सर मजा आ गया। मॉडल देखोगे ना स्टूडेंट की पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मॉडल देखने के बाद कॉफी पोसा डर लगता है उनको। हाँ अरे भाई तुमको रिलीज किया गया था 1 महीने के लिए, तुम 15 दिन बाद वापस आना चाहते हो तो तुम 1 महीने का वेट नहीं करोगे, तुम आ गए 15 दिन बाद। तो एनी पर्सन रिलीज शैल सरेंडर हिमसेल्फ एट एनी टाइम एट द टाइम एंड प्लेस टू द अथॉरिटी, जो समय दिया गया उसको समय के तहत उस जगह पर क्या अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट रहना है। सिंपल है, सरेंडर में दिए हुआ टाइम है, उस टाइम के अंदर कभी भी आप सरेंडर हो सकते हो। सरेंडर के वक्त आप उस जगह पे जो दिया गया है तुमको रिलीज करते वक्त, टेम्पर रिलीज करते वक्त जो प्लेस और टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर तुम्हें जमा होना, वापस आ जाना है, नहीं आए तो सजा होगी। सिंपल है ना। एनी पर्सन रिलीज शैल सरेंडर हिमसेल्फ एट द टाइम एंड प्लेस टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर डायरेक्टिंग हिज रिलीज। जरूरी नहीं कि 1 महीना रिलीज हो तो सरेंडर, 1 महीना रिलीज तो 1 महीने देना, आप कभी भी सरेंडर कर सकते, बट उस टाइम एंड प्लेस पर जहां पर आपको बताया गया। मी इफ यू आर विलिंग टू सरेंडर, जनरली कोई पहले सरेंडर नहीं होता है, वो तो आखिरी के मोमेंट तक कोशिश करता है, तो वो टाइम एंड प्लेस दिया हुआ। ठीक है, पक्का क्लियर है, समझे सब कुछ जो मैंने कहा आपको। सेक्शन 12 का हेडिंग पढ़ो, क्या दिया हेडिंग उधर? हाँ,
इमरजेंसी में जितने भी हमने अभी तक सेक्शंस पढ़े ना 3 से लेकर 11 तक, सारे धाबे पे सारे नियम कायदे कानून धाबे पे। अगर इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को लगा, सुनो, गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को लगा किसी व्यक्ति को डिटेन करना है, सीधा डिटेन कर देंगे उसको। नो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू बी इन्फॉर्म, नो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। सुनो मेरी बात, पहले डिटेन हो गया, डिटेन होने के बाद अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर ने डिटेन किया है तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस ऑफिसर का फैसला 15 दिनों में वेरीफाई करेगा, रिव्यू करेगा, और उन्हें लगा नहीं डिटेन होना चाहिए, डिटेंशन कंटिन्यूड 4 महीने तक, 4 महीना छोड़ा जाए नहीं, आगे आगे 4 महीना, कब तक, जब तक उनकी मर्जी हो, नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। मतलब इमरजेंसी के वक्त जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया गया था, उसको डिटेन करने पर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 पढ़ते हैं ना, उसको उसके 5 दिनों में उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, नो नीड टू इन्फॉर्म। हाँ, उन्होंने और एक पॉइंट लॉ मेकर्स ने क्या डाल दिया इसके ऊपर, अगर किसी ऑफिसर ने डिटेन किया इस तरह से और बाद में उस व्यक्ति को रिलीज हो गया, गवर्नमेंट ने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 15 दिन बाद रिव्यू किया और उन्होंने देखा नहीं इसको डिटेंशन नहीं करना, रिलीज करना, रिलीज कर दिया, तो जिसको रिलीज किया था वो उस ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट में गया, माय लॉर्ड इसने बेफिजुल में मुझे फंसाने की कोशिश की। लॉ मेकर्स ने कहा एनी एक्शन टेकन ड्यूरिंग इमरजेंसी विल बी कंसीडर्ड एक्शन इन गुड फेथ, नो एक्शन अगेंस्ट दैट ऑफिसर आल्सो। ये सिर्फ एक छोटा सा नजराना है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान का, उन्होंने किस तरह के कानून को तोड़ मरोड़ के देश पर शासन किया था। क्या ये पढ़ो ना, अभी तक जो प्रोविजंस पढ़े ना, आपको लगा सर यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं, इसलिए स्पेशल प्रोविजंस फॉर डीलिंग विद इमरजेंसी। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल इफेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी। If the central government or state government or office of central government or state government is satisfied that detention of person in the coffee posa is necessary for dealing effectively with the emergency, emergency के लिए उसका detention जरूरी है, government or officer may make a declaration to that effect and communicate a copy of the declaration to the person concerned. If such declaration is made by an officer, it shall be reviewed by appropriate government within 15 days from the date of making the declaration shall be ceased to have effect. और एक चीज जो हमने पढ़ी, नॉर्मली कॉफी पोसा में इमरजेंसी को छोड़कर किसी को डिटेन किया तो एडवाइजरी बोर्ड वगैरह था ना, यहाँ पे कोई एडवाइजरी बोर्ड भी नहीं है, ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे बढ़ो ना, द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ व्हम डिक्लेरेशन हैज बीन मेड शैल बी रिकंसीडर्ड, कौन कंसीडर करे, बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदिन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन एंड देयर आफ्टर एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 4 months, 4 महीने के हिसाब से चलते रहो। इफ ऑन रिकंसिडरेशन it appears to the appropriate government that detention of person is no longer necessary for effectively dealing with the emergency, government may revoke the declaration, may revoke. The AG, appropriate government, or its officers may act on the basis of information and materials in its or his possession. मतलब यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, एडवाइजरी बोर्ड ने एक्ट कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्ट कर रहा है, विदाउट डिस्क्लोजिंग द, क्या दिया है, facts or giving an opportunity of making a representation to the person concerned if he thinks it as against public interest to do so. लो कर लो बात, हुकुम से नीचे, any person detained as above need not be provided with the grounds on which order has been made, and no provision referring to detention to advisory board under 8 and maximum period under 9 shall be applicable. No suit or legal proceeding shall lie against the central government or state government for anything done in good faith or in pursuance of this. Detain कुछ नहीं कर सकता, इम्यूनिटी कहते हैं ना से, इम्यूनिटी फ्रॉम एक्शन। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, कॉफी पोसा इज ओवर। अब ये कॉफी पोसा हो गया नहीं, मॉडल देखो अभी, मॉडल के सारे सेक्शंस देख ले तो सारे कवर हुए कि नहीं, विल सी दैट। मिलते बाद में लेक्चर के बाद, अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। हाँ, क्या दिया, कॉफी पोसा, इमरजेंसी का रीजन क्या था, तुम सेकंड बेंच पे कॉर्नर में क्यों बैठे, उसका रीजन क्या था, सब बताऊंगा मैं लेक्चर के बाद। तुम कंफ्यूज कर रही हो, सेक्शन 12 बता रही हो ना तुम, टेम्पररी रिलीज।
तो उसमें 2 साल का किधर है वो तो, बट इम्प्रिजनमेंट तो हम कहते हैं वल्नरेबल एरियाज है तो 2 साल है, अदर वल्नरेबल के लिए 1 साल। हाँ टेम्पररी रिलीज किया गया उसको, हाँ हाँ। Oh, you asked a question wherein you should be in a position to answer. I got your query. उसका कहना है उसको 2 साल की जेल हुई, 1 साल बाद उसको टेम्पररी रिलीज किया गया, टेम्पररी रिलीज 3 महीने के लिए रिलीज हुआ, अब 3 महीने वापस आ गया, तो उसको आगे 9 महीने काटने हैं या 1 साल काटना है, क्या लगता है, क्या लगता है? 1 साल, 1 साल बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। वो तो टेम्पररी रिलीज हमें कहा ना, ये टेम्पररी रिलीज का प्रोविजन इसलिए रखा गया इंसानियत के नाते। संजय दत्त को पेरोल पे रिलीज किया था काफी बार, लालू प्रसाद यादव रिलीज हुए थे 2014 के इलेक्शन के वक्त भी हुए थे, 2019 के वक्त भी हुए थे, वापस जेल में। 100%। जो पेरोल का पीरियड होता है, जो रिलीज वाला पीरियड है, वो कभी जेल में, इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट ही, वरना तो अच्छा है पेरोल। एनीवेज, हाँ ये कॉफे पोसा मॉड्यूल का है जो हम देखते हैं, प्रॉपर कॉमन डेफिनेशन डिटेंशन। ये सेक्शन 3 दिख रहा है, वी आर कवर्ड सेक्शन 3, देखते हैं फटाफट। सेक्शन 4 देखा हमने, सेक्शन 5 देखा, 5A देखा है, नोट्स में देखे थे सारे? अरे बोलो ना बाबा, मुंह से तो बोलो। डिटेंशन ऑर्डर्स नॉट टू बी inoperative on certain grounds. क्या लिखा है? No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason the person to be detained thereunder is outside the limits of territorial jurisdiction of government or the officer making the order of detention or the place of detention of such person is outside the city limits. ये मैंने already indirectly आपको बता दिया, detention can be executed at any place in India. जो मैंने कहा ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिटेंशन ऑर्डर जारी किया और उसको सिक्किम से अरेस्ट किया, चलेगा? पावर्स इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्संस वी हैव डिस्कस्ड। एडवाइजरी बोर्ड देखा है, दिख रहा है एडवाइजरी बोर्ड सारा, रामायण महाभारत दिया उधर। केसेस इन विच एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ विच पर्सन में बी डिटेन फॉर पीरियड्स लॉन्गर देन 3 months विदाउट ऑप्टिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, ये 31 जुलाई 1919 दिख रहा है, अब डिटेंडेंट हो गया। देन मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन सेक्शन 10, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब इमरजेंसी का पीरियड, क्लियर है? Extension of period of detention section 10A, revocation of detention order section 11, temporary release of persons detained section 12, special provisions for dealing with emergency section 12A, protection of action taken in good faith, no suit or legal proceeding, कॉफे पोसे ओवर। हर एक सेक्शन जो आपने मॉडल में दिया है उसका नोट्स मैंने आपको प्रॉपरली फिल्टर करके दिया हुआ है। और मैं अगेन कहूँगा, आप जब भी घर में पढ़ो, आपको अगर कोई कंसेप्ट मान लो आपके नोट्स लगा कुछ चाहिए तो आप मॉडल को रेफर करो, बट बाद में यही लर्न करो, यही लिखो। सुमूलते सर एज इट इज लिखना है कि नहीं, बट जो मैंने दिया है वो लैंग्वेज लिखना है। इसमें सारे आपके लीगल वर्ड्स भी आ गए, प्लस लैंग्वेज भी सिंपल है, क्लियर है? तो इसमें कॉफे पोसा को अगर हम सम अप करें, मैंने आपको कहा सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, 7 को भी मार्क करो, सेक्शन 3, 7, 8 एंड इफ यू आस्क मी सेक्शन 12A, 12 एंड 12A, टेम्पररी रिलीज एंड 12 एंड 12A, ये 4 सेक्शंस, 3, 7, 8, 12, 12A, 5 सेक्शंस है जिस पर सवाल आ सकते हैं। क्या कहा मैंने? 3, 7, 8, 12 एंड 12A जनरली, क्लियर है? बढ़ो आगे। कॉन्ट्रवेंशन पेनल्टीज अंडर क्या दिया? 1999। एक चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए, आई डोंट नो, फीमा में वो जो हायरार्की हमने डिस्कस किया था लास्ट, इसमें
एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर अपील्स होता है, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है. इन सम बुक्स इट इज गिवन हाई कोर्ट, मॉडल में गया हाई कोर्ट, बट वो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए लॉजिकली, बिकॉज अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट इज वन एंड द सेम, उनका स्टेटस सेम मानता है. एक एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं? एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एड जुडिकेटिंग ऑफिसर, जो वो प्राइमा फेसी उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसको अपॉइंट किया था वो एड जुडिकेटिंग ऑफिसर होता है. तो फीमा में जब भी किसी व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है ऐसा गवर्नमेंट को लगता है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जब गवर्नमेंट को लगे तो गवर्नमेंट एक एड जुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा और उसको बोलेगा इस व्यक्ति का फीमा के तहत आप इन्वेस्टिगेशन करो और हमारे पास 1 साल में रिपोर्ट दो. उस एड जुडिकेटिंग ऑफिसर को 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट देना होता है. अगर 1 साल में वो दे नहीं पाएगा तो उसको रीजन देना पड़ेगा क्यों 1 साल में दे नहीं पा रहा है. उस एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर से अगर आपको अपील में जाना है एग्रीड पार्टी को तो विद इन 45 डेज 45 दिनों के भीतर यू कैन गो अपील टू द स्पेशल डायरेक्टर अपील्स. स्पेशल डायरेक्टर अपील्स आपको एडिशनल 45 डेज दे सकता है इफ यू हैव सफिशिएंट कॉज. स्पेशल डायरेक्टर अपील्स का जो ऑर्डर आएगा उससे आप एग्रीड हो यू कैन गो इन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. वेट अ मिनट, यहां पे ट्विस्ट है. अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपील में जाओगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी 45 डेज के अंदर आपको अपील करना है, एडिशनल 45 डेज, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल को उस मैटर पर 6 महीने में फैसला पास करना है. स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को कितने दिन में पास करना था? वी डिड नॉट डिस्कस टाइम. स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के लिए कोई टाइम लिमिट डिस्कस नहीं था. एड जुडिकेटिंग ऑफिसर को 1 साल था, एड जुडिकेटिंग ऑफिसर को 1 साल था. स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को कितना था हर्षल? स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को कितना पीरियड था? स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को कितने दिनों में पास करना है? एग्जैक्टली जो तुमने गलत कहा, बिकॉज यू आर नॉट इन द स्नूज मूड, यू आर इन द स्नूज मूड. स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 6 मंथ्स है. आपको एक चीज बताऊं, इसलिए गवर्नमेंट चाहे तो इन सम केसेस एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद ऑर्डर से अगर कोई एग्रीड है ही कैन गो इन अपील डायरेक्टली टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो रिनाउंड पर्सन है जिनके खिलाफ फेमा का कोई वायलेशन हुआ है, जैसे शाहरुख खान के ऊपर कुछ केस हो गया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया, ही कैन गो डायरेक्टली टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल. गवर्नमेंट परमिट्स, गवर्नमेंट जिसको परमिट करेगा उसे स्पेशल अपील्स की जगह सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल अलाउ करेंगे. क्यों? वहां पे टाइम बाइंडिंग है. और अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आप खुश नहीं हो तो यू कैन गो अपील टू द हाई कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अपीलेट कोर्ट, एंड एडिशनल 60 डेज देयर इज सफिशिएंट कॉज. ये हायरार्की हुआ फेमा में. मतलब in exceptional cases after adjudicating authority you can go in appeal directly to the appellate tribunal and normally to the special director appeals. FEMA के जो कॉन्ट्रावेंशन के पेनल्टीज है वो दिया है. कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन, हु इज ऑथोराइज्ड पर्सन? एडी बैंक होती है ना, एडी कैटेगरी बैंक, मनी चेंजर्स, मनी एक्सचेंज, कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन अगर फेमा का कॉन्ट्रावेंशन करे या रिटर्न फाइल नहीं करे आरबीआई के पास बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ एनी डायरेक्शंस ऑफ फेलियर टू फाइल रिटर्न विद आरबीआई, तो उसको 10,000 तक की पेनल्टी है. एडिशनल पेनल्टी 2,000 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट. ऑथोराइज्ड पर्सन को छोड़कर किसी और पर्सन ने, मतलब आपने, मैंने, या फिर हमने केस देखा था अनयूटिलाइज्ड अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज, अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज, सरेंडर नॉट सरेंडर, किसी भी व्यक्ति ने फेमा का कॉन्ट्रेक्शन किया रूल्स और रेगुलेशंस का तो क्वांटिफाइबल ऑफेंस है. मतलब कितने का कॉन्ट्रेक्शन हुआ ये अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व्ड. नॉन क्वांटिफाइबल है, पता नहीं कितने का कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो 2 लाख तक की पेनल्टी है, फाइन है, एंड एडिशनल पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट. शुरू बोलते सर बढ़िया ना, बता दो क्या नॉट क्वांटिफाइबल है तो 2 लाख तक की पेनल्टी है? ऐसे नहीं होता है, बिकॉज जो क्वांटिफाइबल है ओनली दे कैन बी कंपाउंडेड. अगर आपका फेमा का कॉन्ट्रावेंशन क्वांटिफाइबल है तो उसका कंपाउंडिंग ऑफेंस होगा. नॉन क्वांटिफाइबल ऑफेंस का कंपाउंडिंग नहीं होता है. आपको 2 लाख तक की पेनल्टी, एडिशनल 5,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट लगता है. अभी कैसे पता चलेगा? सुनो मेरी बात, ये समझते हैं स्टूडेंट को क्वांटिफाइबल नॉन क्वांटिफाइबल. आपको फेमा के कॉन्ट्रावेंशन के तहत अरेस्ट किया गया विद फॉरेक्स, मतलब आपने कुछ फॉरेक्स एक्सचेंज का उल्लंघन किया था फेमा के तहत
और आपसे कुछ $10,000 बरामद किए गए, पता चला ये पिछले 6 साल से आप कर रहे हो, कितने साल से, अब एग्जैक्टली कितने का कॉन्ट्रिब्यूशन पता नहीं है, तो ये नॉट क्वांटिफाइबल में आएगा। अब बोलेगा अच्छा है 2 टाइम्स ये जो भी पेनल्टी है 2 लाख और 5,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है। अगर कैलकुलेट हुआ 6 साल से तो पिछले 6 साल का 2,000 रुपये हर डे, 5,000 रुपीज हर डे, 2 लाख तक की मिनिमम है, 5,000 हर डे। आपके लिए ज्यादा बेटर क्या होगा, क्वांटिफाई कराना। क्वांटिफाई किया तो आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंपाउंडिंग में कम अमाउंट होगा, कम भी हो जाता है। तो क्वांटिफाइबल ऑफेंस है तो अप टू 3 टाइम्स है, जरूरी नहीं कि 3 गुना ही होगी, अप टू 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व्ड। मैं जो बता रहा हूं सबको समझा ना। अब आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी है फेमा की कॉन्ट्रिब्यूशन पर, वो पेनल्टी अगर 1 करोड़ के कम है, कितना है, 1 करोड़ से कम है, तो जो भी पेनल्टी लगी 1 करोड़ से ज्यादा हो या कम हो, आपको पेनल्टी का अमाउंट 90 दिनों में जमा करना है। कितने, अगर आपने 90 डेज में पे नहीं किया तो आपको 1 करोड़ से कम है तो 6 महीने तक की जेल होगी, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 3 साल तक की जेल होगी, क्योंकि आपने पैसा जमा नहीं किया वक्त पर। अरे बोलो। और नीचे जो दिया ना वो देखो एक बार क्या दिया, जो हमने देखा, एडजुडिकेशन अपील अंडर फेमा सेक्शन 16, सेक्शन 17, 18 एंड 19 अपील टू हाई कोर्ट, आई विल से इट मेक इट सुप्रीम कोर्ट। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड दैट ऑन योर ओन। मॉडल में उन्होंने हाई कोर्ट दिया, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन हाई कोर्ट, इट इज सुप्रीम कोर्ट। तुम्हें जो करना है करो, बट सुप्रीम कोर्ट लिखो। मैंने मॉडल की कंटेक्स्ट में वहां पे हाई कोर्ट रखा है, बट व्हेन वी रेफर टू बैरक एंड ऑल दैट, इट्स सुप्रीम कोर्ट। प्लीज रीड 16, 17, 18, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे। यस, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट को टाइम लिमिट होता है क्या उनके पास? हाँ वही तो ये मेरा, तू मेरा एग्जाम ले रहा है क्या, मेरा टेस्ट ले रहा है कि? हाँ चंदू, इसलिए तो मेरा टेस्ट ले रहा है। हो चुका हूँ, आई हैव क्लियर्ड। नोट नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आप देखोगे, नोट नंबर 1 क्या दिया है, ये मैटर्स सिविल कोर्ट में जाएंगे नहीं फेमा के। नोट नंबर 2, जो सिविल कोर्ट के पावर्स है वो सारे इस एडज्यूड अथॉरिटी और स्पेशल एक्ट ऑफिस के पास, मतलब पावर टू इशू समन्स, डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस को कमीशन देना वगैरह, पता है ना। देन एनी पर्सन एग्रीव्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू वो अपना हियरिंग दे सकता है अथॉरिटीज के पास फेमा के अंदर। जो भी कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन है वो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरबीआई दोनों के पास, कंपाउंडिंग सेल के पास जाएगा, जिनको एप्लीकेशन आने पर उन्हें 180 दिन में कंपाउंडिंग का फैसला लेना है। बट कंपाउंडिंग कौन से ऑफेंस जाएंगे, जो ऑफेंस क्वांटिफाइबल है, क्वांटिफाइबल ऑफेंस का ही कंपाउंडिंग होगा। क्लियर है? लास्ट सेक्शन फेमा में जो दिया अगले पेज पर, सेक्शन 37 क्या लिखा है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4।
नॉट इज सेक्शन 4. सेक्शन 4 आप लिखो उधर ऊपर. सेक्शन 4 क्या है? आप लिखो assets held outside India. सेक्शन 4 क्या है? उधर लिखो आप assets held outside India by a person resident in India. By a person resident in India. Without the general or special permission ब्रैकेट फुल स्टॉप ब्रैकेट में दो, दैट इज असेट में क्या? फॉरेन एक्सचेंज, कॉमा फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. आप सबने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़े होंगे ना? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के तहत आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप इंडिया के बाहर करने जा रहे हो, असेट्स खरीदने जा रहे हो या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के तहत असेट खरीदने जा रहे हो, तो आपको कंपलसरी जो फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ करना है वो फीमा के प्रोविजंस के तहत करना है. प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, परमिसिबल ट्रांजैक्शन है तो अप टू अ सर्टेन लिमिट. तो आपने उस लिमिट कॉन्ट्रावेंशन के तहत किया तो उस केस में आप सेक्शन 4 के तहत क्या हो? लायबल हो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4. उन्होंने दिया स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू असेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4. मतलब आपने सेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन किया, आपने बगैर परमिशन के, बगैर किसी अथॉरिटी के इंडिया के बाहर कोई फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमोल प्रॉपर्टी एक्वायर की है. सेक्शन 4 का उसमें कंप्लायंस नहीं हुआ, तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी का, उस असेट का, उस सिक्योरिटी का क्या होगा? सेक्शन 37 दिया. क्या लिखा है? अपॉन रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजंस टू बिलीव दैट एनी foreign exchange, foreign security or immovable property situated outside India is suspected to be held in contravention of section 4, he may order, underline, he may order for seizure of such asset. उसको जब्त करने का. And second point में order shall be placed before competent authority of central government within 30 days. सीजर करने के बाद 30 डेज में उस ऑर्डर की कॉपी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करनी है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ द पिटीशन विद इन 180 डेज. 180 दिन में वो फैसला लेंगे. वो सीजर कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंफर्मिंग सीजर ऑफ असेट कंटिन्यू टिल द डिस्पोजल ऑफ एडजुडिकेट प्रोसीडिंग्स एंड देयरआफ्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर. इफ द एग्रीड पर्सन ब्रिंग्स बैक द एसेट इन इंडिया, जो इंडिया के बाहर होल्ड कर रहा है, इफ ही ब्रिंग्स बैक द एसेट बैक इन इंडिया, अंडरलाइन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ सीजर. आ गया ना? If any person aggrieved may prefer an appeal to the appellate tribunal. Please understand that point. Assets held outside in contravention of section 4. What is the meaning of that? मैंने जो बताया उसके कंटेक्स्ट में रीड करो. असेट को सीज करने के बाद उसका ऑर्डर जो भी है 30 डेज में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जमा करना है सीजर के बाद. और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें सीजर वैलिड है कि नहीं वो 180 दिन में फैसला लेंगे. अगर 180 दिन से पहले ही आपने वो असेट वापस इंडिया में लेकर आ गए तो फिर वो अपना जो भी ऑर्डर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे सेट असाइड करेगा. वरना क्या दिया है? कॉम्पिटेंट ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंफर्मिंग सीजर विल कंटिन्यू अंटिल द डिस्पोजल ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स. हमने देखा एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग 1 साल तक चलता है. एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स 1 साल तक चलते हैं ना? अरे बोलो ना भाई. तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करेगा उसके बाद किसके पास जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास. उनके बाद स्पेशल एक्ट अपील्स, पता है ना? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पहले जो बंदा है जो सीज करा वो कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. वो
सीजर करेगा और उसके बेसिस पर सेटलमेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए एड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कहता है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 4 के तहत ये मतलब ये सेक्शन 37 कब आएगा? ओनली रिलेशन टू दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड आउटसाइड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 4। और कौन से प्रोविजन से सेक्शन 4 के? सेक्शन 4 क्या कहता है फेमा का? व्हाट इज सेक्शन 4? तुम कोई भी इंडिया के बाहर एसेट होल्ड कर रहे हो जो बगैर किसी परमिशन के होल्ड कर रहे हो, मतलब बगैर किसी जनरल और स्पेशल, किसका होता है जनरल स्पेशल परमिशन? आरबीआई, जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई। आई डोंट नो व्हाई दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। फेमा की इसमें क्या है, उन्होंने एडजुडिकेशन पेनल्टीज में उतना ही एक पार्ट रखा। फेल टू अंडरस्टैंड दिस। थर्टी सेवन ए करो उसमें मिस्टर 37 ए हो, सेक्शन 37 ए 37 ए सेक्शन हो। ठीक है, व्हाट इज दैट लेफ्ट नाउ? अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। राइट नाउ विल कंप्लीट रेगुलेटरी एक्शंस के जो केस स्टडीज आपको दिए थे, उसमें कहीं पर कोई केस स्टडी क्वेश्चन आपको डाउट है तो विल डिस्कस दैट फर्स्ट, बिकॉज 2 एक्ट बहुत है, ओवरडोज नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के सबके ऐसा लग रहा है मुझे ओवरडोज हो गया। आपको नंदिनी को सब बाउंसर जा रहा है। नहीं जा रहा है तो जा रहा, बोलो ना इसमें क्या है। अच्छा तो बोलो फिर अभी रेगुलेटरी एक्शन को लेकर। क्या बोले? मैंने आंसर्स भी दिए ना आपको शायद। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन के आंसर इसलिए दिए बिकॉज उन क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से वो रीसेंट एग्जाम के थे, जस्ट रीसेंट। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मुझे बताओ, विल डिस्कस दैट। बोलो रेगुलेटरी एक्शन ना, किया होगा तो पूछोगे भाई। क्वेश्चन 2 इनकम टैक्स एक्ट का। क्वेश्चन 3 आई विल से अगेन सेक्शन 2 SA5 का है। अच्छा 1 2 3 क्लियर है? सब क्लियर है? बट 2 छोड़ के ऐसा तुम मुझे अगर सवाल पूछोगे देन यू आर आस्किंग योरसेल्फ अ क्वेश्चन, कांट यू राइट आंसर फॉर 2? अगर नहीं बोलो तो मुझे बोलो, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया, ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ PR लिमिटेड द AO सस्पेक्ट दैट कंपनी कंसील्ड इंसिडेंट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इट्स रिलेटेड पार्टीज। द AO वांटेड टू परस्यू दिस फर्दर एंड सीज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। इट हैज बीन मोर देन 2 months since the documents have been seized. Is the AO empowered to do so? Evaluate whether the act of AO is justified. इसमें तुम्हें क्या करना है? मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इनकम टैक्स का किताब निकालना है, सेक्शन जो तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट का है वो, उसका आंसर भी अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो फिर रहने दो। मैं पहले कहा ना, इनकम टैक्स और GST का पार्ट अगेन बताऊँ, इट विल नॉट बी जस्टिफाइबल ऑन माय पार्ट टू गिव यू एक्सप्लेनेशन, बिकॉज उसको आप टैक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाता ना। तुम इनका आंसर, इनफैक्ट तुम ही मुझे इसका आंसर दो तुरंत कल, टैक्स की बुक को रेफर करके इसका आंसर लिख के लाओ कल। नहीं आया तो फिर मैं लिख के देता हूँ। लेट मी सी तुमने एफर्ट लिया कि नहीं लिया। तुमने देखा टैक्स की बुक को? अरे मॉड्यूल गधे, गूगल पे काय को सर्च करता है? RCD के मॉड्यूल में मिलेगा तुमको ये आंसर, काय को गूगल पे सर्च कर रहे हैं? अरे हे भगवान, बगल में चोरी गली में टिंडोरा। तुमको जिस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर का तुम्हें यहां पर मॉडल के अंदर आंसर मिलेगा। चैप्टर 5 का है ना,
ये इनकम टैक्स आ गया था। अब ये क्वेश्चन किसको लेकर था? क्वेश्चन वाज कंपनी कंसीडर्स डीम्ड अप्रूवल, सॉरी किधर गया क्वेश्चन, इज द ऑफिसर एम्पावर्ड टू डू सो, सीजर को लेकर था ना, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये सर्च एंड सीजर दिख रहा है। सवाल पूछा था सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। उसको सर्च और सीजर के लिए परमिशन लगेगा। द लॉ सेज, वहां पर किसका असेसिंग ऑफिसर था ना, तो उन्होंने वहां पर दिया ना, without seized or without obtaining permission, it has been for more than 2 days, it has been for more than 2 months, so 2 months हो गया ना। period of such retention shall not be retained by authority for a period exceeding 30 days from the date of order unless the reasons for retaining the same are recorded in writing. Principal officer, chief commissioner shall not authorize the retention for a period exceeding 30 days after all the proceedings and income tax in respect or in respect of the years for which books are right to have copies। मतलब ये 2 महीना हो गया तो ज़्यादा हो गया ना। तो उन्होंने पूछा it has been more than 2 months, is he about to do so? तो तुम्हें 132 सब clause 8 कहाँ से लिखना है? Evaluate whether the act of assessing office is justified, not justified ना। गूगल पे सर्च करो, सब कुछ गूगल पे देखे रखे। हाँ, आगे जाके क्लाइंट को रे। चलो उसके बाद कोई और क्वेश्चन? बाकी सबको तो आंसर दिया है। अच्छा 3 नंबर का भी आंसर नहीं दिया है, वो भी बताऊं? वो आ गया, वो आ गया। मतलब तेरा कहना मैं इनकम टैक्स भी पढ़ूं ऐसा? Start with chapter number 7 once we complete tomorrow this part of Money Laundering Act। रिलीफ एंड रेमेडी स्टार्ट कर देंगे।